टीच करता हूं मैं कैपिटल गेन, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब कैपिटल गेन आपके लिए पढ़ाऊंगा। एडवाइस तो मैं यही करूंगा, बेटा प्लीज मिस मत करना क्लासेस के लिए। कुछ मजबूरी कई बार होती है, बच्चे कहते हैं सर ऐसी रीजंस होती हैं कि हम नहीं चाहते हैं तब भी हमें मिस करनी पड़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, उसके लिए मैं आपको रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूं, लेकिन एडवाइस यही है कि जितना कम से कम हो उतना कम से कम क्लास को, क्योंकि अगर पीजीबीपी कैपिटल कर लिया तो मैं स्टैम्प पेपर पे आपको साइन करके देने को तैयार हूं कि आपका ग्रुप निकल जाएगा, अगर आपने ये दो चैप्टर सीरियसली कर लिए, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। और मैं ये मानता हूं कि इन चैप्टर्स को पढ़ाना बहुत बहुत एंजॉयबल काम है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है और आप भी बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझोगे। बिल्कुल भूल जाओ इंटर में क्या किया था, इतना डीप में और इतना कंसेप्ट क्लैरिटी के संग में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आने वाला है कैपिटल गेन के अंदर। जिस टीचर से भी आपने पढ़ा था विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने आपको बेस्ट पढ़ाया था, उससे भी बेटर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, बहुत डीप में लेके जाऊंगा। ये पीडीएफ मैंने जानबूझ के अभी तक अपलोड नहीं करी है क्योंकि एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है इसके अंदर, बहुत बड़ा। तो उस अमेंडमेंट को मैं बेटर तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहा था, तो 2 दिन से मैं कुछ और एग्जाम्पल्स वगैरह सर्च कर रहा था, इसलिए मैंने किसी वजह से अपलोड नहीं करी। अब मुझे 7 डेज का टाइम मिल जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे से नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक मैं 1-2 दिन के अंदर आपके लिए पीडीएफ पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगा। इनकम को अर्न करने के 5 हेड्स होते हैं, सबको अच्छे तरीके से पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम। और जो इनकम इन 4 हेड्स के अंदर नहीं जाती है वो जाती है आखिरी हेड में, जिसको कहा जाता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का टेस्ट केवल यही होता है कि जो इनकम ऊपर लिखे 4 हेड्स के अंदर नहीं जाएगी। वैसे शायद आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, नॉलेज के लिए ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कंपल्सरीली अदर सोर्सेस के अंदर जाती है। मैं इंटर लेवल पे बहुत कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को मैं अदर सोर्सेज भी उतने सीरियसली पढ़ाऊं जितना सीरियसली मैं पीजीबीपी या कैपिटल गेन पढ़ाता हूं। जनरली आपने भी ये सुना है जो इनकम चारों हेड्स में जाती है नहीं जाती है वो अदर सोर्सेज अंदर जाएगी, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है। 56(1) और 56(2) दो सब सेक्शन है 56 के, जो चार्जिंग सेक्शन है, और एक में तो वो इनकम लिखी हुई है जो हमेशा ही अदर सोर्सेज के अंदर फॉल करेंगी, और दूसरे सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि इनकम अगर 4 हेड्स में नहीं जाती है तो फिर आखिरी हेड्स के अंदर जाएगी। सर एक दो एग्जाम्पल देके समझा सकते हो? हाँ, जैसे डिविडेंड। डिविडेंड इनकम 56 में साफ साफ लिखा हुआ है इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। डिविडेंड इनकम कभी किसी दूसरे हेड में जा ही नहीं सकती है, लिखा हुआ है कि डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये इनकम जाएगी और हमेशा ही अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। आप ये नहीं करोगे सैलरी से पूछो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनकम फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, खाली जमीन के टुकड़े से आपको इनकम होती है। आप सैलरी से पूछते हो, सैलरी कहता नहीं हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी कहता नहीं हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, कैपिटल गेन ने मना कर दिया, पीजीबीपी ने मना कर दिया, आपने कहा अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फॉल कर जाएगी और आपने इसको टैक्सेबल कर दिया इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन 7 to 8 इनकम्स ऐसी दे रखी हैं विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज, उसमें चार हेड्स में जाके पूछने का आपके पास कोई भी नहीं है राज कि उनसे जाके पूछो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और चारों का नेगेटिव जवाब मिले तो आखिरी हेड में आ जाए, ऐसा नहीं। मैंने एग्जांपल दिया डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, वो जाएगी ही अदर सोर्सेज के अंदर। तो सवाल ये उठता है कैपिटल गेन में कौन सी इनकम जानी चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं इस चैप्टर को बताने से पहले। पुराने जमाने में कैपिटल रिसीट्स को कभी भी टैक्सेबल नहीं किया जाता था, मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। हमेशा इनकम रेवेन्यू नेचर की ही टैक्सेबल होनी चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कैपिटल नेचर की इनकम को टैक्सेबल करना सही नहीं है। सैलरी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, पीजीबीपी रेवेन्यू नेचर की इनकम है। जैसे कि आपने सैलरी करते हो तो क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए, और मंथली आप सैलरी लेके आते हो, सरकार को टैक्स पे करना चाहिए। आप अपने घर को लेट आउट करते हो क्यों? क्योंकि आपको इनकम कमानी है, तो आप लेट आउट कर रहे हो तो आपने रेंट जो भी रिसीव किए सरकार को टैक्स ऑफर करो।
आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन को कैरी करते हो, तो क्यों? क्योंकि आप इनकम कमा रहे हो डेली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। दैट इज द इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर। सरकार को टैक्स ऑफर करो, सरकार टैक्स पे करेगी। लेकिन सुनो, जो कैपिटल नेचर की इनकम होती है, कैपिटल जो आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है, क्या वो इनकम को अर्न करने के लिए ही अर्न की जाती है? जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हमेशा से देता रहा, जैसे कि किसी को गिफ्ट मिला, अब गिफ्ट मिला किसी को, किसी की शादी हुई, कई लोगों ने गिफ्ट दिया उसके लिए, अब ये रेवेन्यू रिसीट से, कैपिटल रिसीट से, कैपिटल नेचर की है। किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, उसको यूनिवर्सिटी ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कैपिटल नेचर की इनकम है? बात समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। एक आदमी ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उस बेचारे की डेथ हो गई। जो उसके फैमिली के मेंबर्स थे, उसकी विडो थी, सरकार ने कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया उसके लिए। तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कैपिटल नेचर की इनकम है? आप अगर कैपिटल नेचर की इनकम को ढूंढने के लिए निकलोगे तो आपको इंटेंशन इनकम को अर्न करने की मिलेगी ही नहीं। और जहां इंटेंशन अर्न करने की नहीं है, उसको आप इनकम कैसे कह सकते हो? इनकम का मतलब होता है जिसको अर्न किया गया हो, जिसको कमाया गया हो। क्या ट्रेन का वो एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वाइफ ने उस इनकम को अर्न किया? अर्न तो नहीं है सर, हो गई, पैसा मिल गया, एक दुर्घटना घटी और उस बेचारे आदमी की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की, उसकी वाइफ को पैसा मिल गया, कैपिटल नेचर की है, लेकिन कमाया तो नहीं। वो बैठ के प्रे तो नहीं कर रही थी, हे भगवान ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, मर खप जाए तो मुझे कहीं से पैसा मिल जाएगा। डोंट टेक इट अदरवाइज, मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है इस तरीके का। तो नहीं है कैपिटल। इस तरीके से पुराने जमाने में आदमी गोल्ड बेचता था। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, दूसरे पहलू पे आ रहा हूं। सर गोल्ड तो आदमी पैसा कमाने के लिए बेचता था पुराने जमाने में, गोल्ड पैसा कमाने के लिए। दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से खरीदा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गोल्ड को बेचना अच्छा नहीं माना जाता था। गोल्ड आदमी तभी बेचता था जब बहुत ही बुरे दिन आते थे। और तुम्हारे परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछना, पुराने जमाने में कोई गोल्ड बेचता था तो किसी जान पहचान वाले को गोल्ड नहीं बेचता था। 4 शहर छोड़ के 5वें शहर में जाके गोल्ड आदमी बेच के आता था कि आसपास के लोगों को पता नहीं लग जाए कि मैंने गोल्ड बेचा है, मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, लोग हमसे वास्ता रखना बंद कर देंगे। पैसा कमाने की इंटेंशन नहीं होती थी। आदमी घर भी नहीं बेचता था पुराने जमाने के अंदर, घर से यादें जुड़ी होती थी उसकी कि इस घर में हमारे बच्चे हुए थे, बच्चे बड़े हुए थे, हम इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। आजकल के तो पेरेंट्स बच्चों के पास शिफ्ट कर जाते हैं, अमेरिका भी शिफ्ट कर जाते हैं, यूएस भी और कनाडा भी शिफ्ट कर जाते हैं, सिंगापुर भी शिफ्ट कर जाते हैं। पुराने जमाने में बच्चे तो तरक्की के लिए बाहर निकल गए, माँ बाप नहीं, अपने घर को हम छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, इसमें हमारी यादें बसी हुई। तो इनकम को जो अर्न किया जाता था, वो अर्न करने की इंटेंशन होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आपका इंस्टीट्यूट पेपर अच्छे तरीके से डिजाइन करे तो हमें इनकम की डेफिनेशन को भी डिस्कस करने का मौका मिले। इनकम क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के 85 केस इस बात को डिसाइड करने के लिए इसको इनकम माना जाएगा, इसको इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो मैंने एग्जाम्पल ली उसमें इनकम को अर्न करने की इंटेंशन नहीं थी, इसलिए पुराने जमाने में कैपिटल रिसीट्स को कभी भी टैक्सेबल नहीं किया गया। लेकिन ओवर द ईयर्स जमाना चेंज होता है, लोगों की हैबिट्स चेंज होती हैं, प्रथाएं चेंज होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सोचो, बाल विवाह हुआ करता था, अब बंद हो चुका है। पर्दा प्रथा हुआ करती थी, अब बंद हो चुकी है। लोग सती हुआ करती थी, अब वो बंद हो चुकी है। और अपने ही आप देखोगे जमाना कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल पहले मोबाइल के बारे में कोई जानता नहीं था। एंटरटेनमेंट करने के लिए हमने तो जिंदगी भर यही किया, फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो जाते थे, जाकर क्रिकेट खेल लेते थे, गिल्ली डंडा भी मैंने काफी खेला है, वो खेल लेते थे। या हमारे शहर में एक स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, वहां जाके बैठ जाते थे, वहां गप्पे वगैरह करते थे। यही तरीका था हमारा एंटरटेनमेंट का। 2004-5 या उसके बाद की बात करते हैं, मोबाइल आया, सब कुछ जिंदगी बदल के रख दी उस आदमी। एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं तो माँ के हाथ में अलग मोबाइल होता है, फादर के हाथ में अलग मोबाइल होता है। कितनी जल्दी जनरेशन चेंज हो रही है। पहले जनरेशन चेंज होने में 20-25 साल लगते थे, तब जनरेशन गैप आता था। अब 7 से 8 साल में जनरेशन गैप आ जाता है। जो आपसे 7-8 साल छोटा होगा वो आपको बुजुर्ग मानना शुरू कर देगा। अरे आपको तो ये बात भी नहीं पता, आपको तो ये बात भी नहीं पता। नए नए गेम डिजाइन हो रहे हैं, नए नए करेक्टर्स बन रहे हैं, नए नए सुपर हीरोज आ रहे हैं, वो उनमें खोया हुआ है। तो आप अपने जमाने के सुपर हीरोज में खोए हुए हो। तो एक गैप बहुत जल्दी से आ गया है अब आपके लिए। इनकम टैक्स भी ओवर द ईयर चेंज हुआ।
और लोगों ने घर पैसा कमाने के लिए भी बेचना शुरू कर दिया। सरकार ने देखा, लोगों ने जमीन भी इसलिए बेचना शुरू कर दी कि हम पैसा कमा सकें। लोग गोल्ड भी अब इसलिए बेचना शुरू कर दिए हम पैसा कमा सकें। जो शेयर्स वगैरह लोगों ने खरीदा वो भी अब एक ऐसा साधन बन गया पैसा कमाने का। वो शेयर्स का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है दुकान खोल के बैठे हो खरीद के बेचेंगे। जो आदमी टीचर भी है, जो आदमी कपड़े की दुकान भी करता है, जो आदमी सीएमए बनने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो भी साइड बाय साइड शेयर्स खरीद लेता है इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से, और जैसी रेट बढ़ते उठा के बेच देता है। यहां पे इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्योर इंटेंशन आपकी पैसा कमाने की होती है। तो सरकार ने देखा कि हम तो पहले ये मानते थे कि लोग अपने घरों को बेचते हैं, लैंड को बेचते हैं और गोल्ड को बेचते हैं, या घर की बहुत कीमती चीजों को बेचते हैं, बुरे दिन आने पे बेचते हैं। आज बुरे दिन आने पे नहीं बेचा जाता है, पैसा कमाने पे बेचा जाता है। मैं तो तुम्हें सही बता रहा हूं, शायद ऐसे लोग मिल जाएं जिसका घर कई सपोज करते हैं। कोई मुझसे बोला बंसल जी आप घर कितने का है, मैं बोलूं 60 लाख रुपए का घर है। बोले लो पकड़ो आप 2 करोड़ रुपए खाली कर दो। तो शायद मैं सोच में पड़ जाऊं, हाँ खाली कर देता हूं। भैया मुझे तो रहना ही है ना 60 लाख रुपए का। 60 लाख की चीज के 80 लाख तक शायद मैं खाली नहीं करूं, 90 लाख तक खाली नहीं करूं। 2 करोड़ रुपए मुझे कोई देगा तो मैं क्या सोचूंगा 1 करोड़ 40 लाख एक्स्ट्रा मिल रही है, मैं कहीं मकान और लेता हूं 60 लाख रुपए का, इसको खाली कर देता हूं। आजकल के जमाने में तो आदमी केवल एक बात सोचता है, पैसा कहां से कमाया जाए। आपके ड्राइंग रूम में बहुत शानदार पेंटिंग लगी हुई है, आपने 20 लाख रुपए की पेंटिंग खरीदी थी। अब पेंटिंग तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आपको पेंटिंग्स का शौक है, आपने 20 लाख की खरीदी, और मैं बोलूं यार पेंटिंग बहुत शानदार है। आप कहोगे हाँ हाँ शानदार तो बहुत है, हमें दे दो 25 लाख रुपए हम दे देंगे। नहीं नहीं भाई साहब, हमने अपने शौक के लिए खरीदी है, हम आपको कैसे दे सकते हैं, 30 लाख दे देंगे। नहीं नहीं भाई साहब, पेंटिंग तो ना कोई पहले ऑफर करता था, अब मैं जित पे ही आ गया, मैं बहुत अमीर हूं, मैं आपसे बोलता हूं ठीक मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। नियत तो आपकी भी डोल जाएगी आज की डेट के अंदर। भले ही आप कितने भी शौकीन से पेंटिंग के 20 लाख रुपए की पेंटिंग है 50 लाख रुपए देने को तैयार हो, तो आप तो बेचोगे बेचोगे, आपको कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए की दूसरी दूसरी ले आएंगे, इतना भी शौक नहीं है हमें पेंटिंग का। आजकल आदमी पैसा कमाने के लिए हर चीज करने को तैयार है। तो सरकार ने कहा कि अब हम कैपिटल गेन पर टैक्स लेना शुरू करेंगे। तो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात मैं बता दूं। और सरकार ने कहा 45 सबसेक्शन 1 में हम बता रहे हैं कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा। और सरकार ने केवल 2 बातें लिखी। सरकार ने कहा कि अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर का मतलब हम आज की क्लास में मान लेते हैं बेचना, किसी भी चीज के लिए सेल करना। हालांकि ट्रांसफर का मतलब बहुत बड़ा होता है, ट्रांसफर का मतलब एक्सचेंज भी होता है, रिलिंक्विशमेंट भी होता है, एक्सटिंग्विशमेंट भी होता है, लेकिन भारी भरकम वर्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेचना मानते हैं। आप अपनी कैपिटल एसेट के लिए अगर बेचते हो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी एसेट और इन्वेस्टमेंट। सरकार ने कहा इंटेंशन आ चुकी है इसके अंदर, लोग घर को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। फिर बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्डर के पास एसेट नहीं होती है, उसके पास स्टॉक इन ट्रेड होता है, ये बात तो आपको इंटर में टीचर ने बता दी होगी। मैं ज्वेलर शॉप की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पास स्टॉक इन ट्रेड होता है। मैं मेरे पास ज्वेलरी की बात कर रहा हूं। मैं शेयर्स जो ट्रेडर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने शेयर्स की बात कर रहा हूं। मैं टीचर हूं, शेयर्स में कभी कभी इन्वेस्ट करता हूं। तो इन्वेस्टमेंट, एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड में डिफरेंस समझ जाना। स्टॉक इन ट्रेड हमेशा से टैक्सेबल होगा, वो रेवेन्यू नेचर का बन जाता है। सिंपल सी बात है। एक ज्वेलरी शॉप वाला गोल्ड को बेच रहा है, ऑर्नामेंट्स को बेच रहा है, और मैं बेच रहा हूं, कि हम दोनों में डिफरेंस नहीं है? उसकी पीजीबीपी की इनकम है, वो पैसा कमाने के लिए ही बेच रहा है। सर आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा था, शौक के लिए लिया था आपने। और पुराने जमाने में तो गोल्ड लिया ही शौक के लिए जाता था। अब तो मैंने लोगों के शादियों के कार्ड पे लिखा हुआ देखा है, शादी के कार्ड आते हैं उसमें लिखा होता है कृपया कीमती ऑर्नामेंट, आभूषण, ज्वेलरी वगैरह पहन के ना आए, हमारे यहाँ खतरा रहता है। गांव वगैरह में शादी होती है तो आज भी ऐसा होता है कि डकैती वगैरह पड़ जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं राइफल्स वगैरह लेके, तो लोगों ने कार्ड पे लिखवाना शुरू कर दिया है। तो अब तो गोल्ड ऑर्नामेंट के तरीके से, अब तो वो जमाने के पुराने जमाने में शादियां देखोगे, औरतें कितनी कितनी गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनती थी, और अब तो बहुत कम पहनती हैं। अब तो वो इन्वेस्टमेंट्स की चीज ज्यादा रह गई है ऑर्नामेंट से देखा जाए तो। ज्वेलरी शॉप वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वहां कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं। तो किसी भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा,
तो उसको कैपिटल गेन हेड में लेके जाएंगे। और ये बात चार्जिंग सेक्शन का, चार्जिंग का मतलब ही होता है कौन सी इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी ये डिसाइड करना। सैलरी इनकम सैलरी हेड में तब जाएगी जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, ये वहां का चार्जिंग पॉइंट हो गया। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तब जाएगी जब सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। मैं आगे चलने से पहले इस बात को भी आपके संग डिस्कस कर लेता हूं 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 में एक मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मैं एक सेक्शन आपको पढ़ा दूं छोटा सा हाउस प्रॉपर्टी का, जो आपने इंटर में ढंग से नहीं पढ़ा होगा। लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग एंड लैंड अपल्टीनेंट टू इट। बिल्डिंग होनी चाहिए और अगर लैंड है तो अपल्टीनेंट टू इट, बिल्डिंग के संग अटैच होना चाहिए। केवल लैंड है तो नहीं, देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपल्टीनेंट टू इट। अगर लैंड है तो लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी है, खाली और हिस्सा हो सकता है, खाली लैंड केवल नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन लिखी हुई है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। असेसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। और 22 में तीसरी कंडीशंस लिखी हुई है हाउस इज नॉट यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की मान लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन का मतलब हो गया हम कैसे पता लगाएं कि ये इनकम इसी हेड के अंदर आएगी। मैं 22 पे 2 मिनट और लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं हमेशा इंटर में जब ये पढ़ा लेता हूं पूरा हाउस प्रॉपर्टी, बच्चों से पूछता हूं इनकम फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड। मैंने खाली जमीन के टुकड़े को रेंट पे दे दिया किसी यूज से, किसी को दूसरे का हमारे तुम्हें जमीन यूज करनी है थोड़े टाइम के लिए, मैंने कर लो यूज और मुझे उस पर रेंट मिल गया। मैं बच्चों से पूछता हूं किस सोर्स की इनकम होगी, बच्चे छूटते ही कहते हैं अदर सोर्सेस की इनकम होगी। मैं कैसे पता, बच्चे कहते हैं चारों हेड्स में नहीं जाएगी। मैंने ये कैसे पता चारों हेड्स में नहीं जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, ये कहां लिखा हुआ है? तो हाउस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपल्टीनेंट टू इट। अगर लैंड बिल्डिंग के साथ है तब तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन लैंड एज सच है, देखो केवल लैंड लिखा हुआ है, बिल्डिंग प्लस लैंड कर दो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ले जाएंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी से रिजेक्शन मिला तो एक्सेप्टेंस कहां से मिल गया? अदर सोर्सेस के अंदर। मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं बेटा बताओ सबलेटिंग कहां पे जाएगी? 99% बच्चे कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। सबलेटिंग का मतलब हो गया मैंने अपना घर सपोज करते हैं किसी को लेट आउट कर दिया, अंजन साहब बैठे उनको लेट आउट कर दिया और अंजन ने वो घर आगे फर्दर प्रवीर के लिए लेट आउट कर दिया। तो मैंने लेट आउट किया, हम कहेंगे मैंने लेट आउट किया, लेकिन अंजन ने प्रवीर को लेट आउट किया तो अंजन के लिए वो सबलेटिंग हो जाएगी। तो अंजन को जो रेंट प्रवीर से रिसीव होगा वो अंजन के हाथ में किस हेड की इनकम बनेगी? बच्चे कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। गलत। हाउस प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब मान कैसे लो, मैं हर चीज लॉ में लिखी हुई दिखाओ मुझे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपल्टीनेंट देयर टू, और सेकंड में लिखा हुआ है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। असेसी ओनर होना चाहिए, आई एम द ओनर। तो मैंने अंजन को लेट आउट किया तो माई इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बट अंजन इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। उसने फर्दर अगर प्रवीर के लिए लेट आउट कर दिया तो अंजन के हाथ में जो इनकम बनेगी वो हो जाएगी अदर सोर्सेस की इनकम, क्योंकि वो चारों हेड्स में नहीं जा रही है, वो अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। अगर मैं अपने घर के अंदर ही अपनी कोचिंग खोल लेता हूं, अपने घर के अंदर ही अपनी कोचिंग खोल लेता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ किस हेड की इनकम है? वो कहते हैं हाउस पीजीबीपी की। मैं कहता हूं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्यों नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा हूं ना मैं, मेरे घर के अंदर मेरी कोचिंग है और मैं हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्यों नहीं है? तो बच्चा कहता है सर आखिरी पॉइंट में द हाउस शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाई एसएससी। अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेगी। हाँ, जिसको किराए पे दिया वो बिजनेस करे तो आपकी बन जाएगी। एक एक बात एक्ट में लिखी हुई है, डिस्प्यूट है ही नहीं बिल्कुल। मैं प्रूव करता हूं ये इनकम कब हाउस प्रॉपर्टी में कब हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो टीचर की ड्यूटी होती है वो हेड शुरू करने से पहले बच्चों को आधे घंटे ये लेक्चर दे कि कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो अभी
एक इंटर का बैच मैंने लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस शुरू किया है, फाउंडेशन का रिजल्ट आया था। इंटर को मैं टीच करना छोड़ चुका था, मैंने पहले भी बताया, लेकिन कोविड में घर बैठ के मैं बहुत बोर हो गया तो जाना शुरू किया। फाइनल का बैच बनेगा क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है इंटर का, उसके बाद बनेगा। इंटर से पहले बनाने की कोशिश करी थी, साक्षी पढ़ रही है, वो उस बैच में आई भी थी, फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो मैं बताता रहा बच्चे को, बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं होगा। मैंने भी आपने डिस्कस किया था कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। अगर ये समझाया जाता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। मतलब आप सीएमए बनने के बाद कहीं जॉब करते हो और आपका अगर रिलेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉय का है, मतलब तीन बातें आपको बताई जा रही हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप एम्प्लॉय के तरीके से काम कर रहे हो। आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो सैलरी इनकम नहीं बनेगी, आपको कोई कुछ भी टर्म्स डिक्टेट करने वाला नहीं है। यू आर द योर ओन किंग और क्वीन, जो भी चाहो मर्जी से 9 बजे ऑफिस खोलो, 12 बजे ऑफिस खोलो, 11 बजे ऑफिस खोलो, बस जो क्लाइंट्स आएंगे उनको टाइम से काम करके दो। कैसे करोगे ये मत सिखाना, कब करोगे ये मत सिखाना, टाइम से काम करके देंगे और सही करके देंगे, बस इस बात की कंडीशन है, हम पैसे लेंगे। यहां पे आपकी पीजीबीपी की इनकम बनेगी, आपकी सैलरी की इनकम नहीं बनेगी। समझ में आया जो मैंने कहा? अगर आप सीएमए करने के बाद एक टीचर, अब मैंने बच्चों से पूछा इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, मैंने कहा अच्छा रैंकर्स कोचिंग का नाम रैंकर्स है बेटा जहां मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा बेटा बताओ, रैंकर से मुझे जो भी पेमेंट मिलता है मेरे किस हेड के अंदर जाएगा? एक बच्चों को छोड़ के पूरा बैच बोला कि सर जी आपकी इनकम सैलरी के अंदर जाएगी। तुमने आधा घंटा मेरा टीच करना बेकार कर दिया। बच्चों पूछ लेते सर तीन ये बातें कि सर क्या एम्प्लॉय का रिलेशन है, या यही पूछ लेते सर कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपको बताया जाता है? उनको लगा अपनी कोचिंग में खोलूंगा तो पीजीबीपी में आएगा, उनको ऐसा लगा बच्चों को, क्योंकि मैं रैंकर्स में आके पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं उनके अंडर में पढ़ा रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। अपनी कोचिंग में खोलूंगा तो पीजीबीपी में आएगा, मैं रैंकर्स में भी पीजीबीपी की इनकम को ऑन कर रहा हूं, क्योंकि कोचिंग के ओनर से ये कॉन्टेक्ट है कि इन बच्चों को पढ़ाना है, सिलेबस पूरा करवाना है, लेकिन कब पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करता हूं, कितने टाइम में सिलेबस होगा ये मैं डिसाइड करता हूं, कैसे पढ़ाना है, पहले कौन सा टॉपिक बाद में कौन, मैं डिसाइड करता हूं। वो जो भी डिसीजन लेते हैं मुझसे कहते नहीं 9 से 5 सर आप यहां रहोगे, मुझसे ये नहीं कह सकते हैं। अगर मैं वहां खाली बैठा हूं तो मैं कहूंगा बैच बना के दो मुझे, तो बैठूंगा, वरना घर जा रहा हूं मैं अपने। और अगर मुझे सैलरी दें 5 लाख रुपए पर मंथ, बैठाए 9 से 5, खाली बैठ रहा हूँ, एक बच्चे आएगा एक को पढ़ाऊंगा, दो का आएगा दो को पढ़ाऊंगा, फिर तो वो बताएंगे क्या करना है, यहाँ पे मैं उनको बताता हूं मैं कैसे करूंगा। तो जब भी एम्प्लॉय का रिलेशन है तो कभी भी डिसीजन पे मत पहुंचो एकदम से, पूछो कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और टेक्निकल लैंग्वेज जो हमने टीडीएस वाले केस में डिस्कस करी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अंडर में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अंडर में नहीं कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशंस के लिए होता है। दो हेड तो डिसाइड कर लिए। पीजीबीपी सेक्शन 28 में लिखा हुआ है कौन सी इनकम पीजीबीपी में जाती है, तो वहां पे लिखा हुआ है पीजीबीपी के अंदर फॉलोइंग इनकम इंक्लूड्स, तो जो नॉर्मल इनकम जाती हैं वो तो जाएंगी ही जाएंगी, उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम को पीजीबीपी की इनकम बनाया गया है। पीजीबीपी की इनकम में ऐसा ये नहीं लिखा हुआ कि यही इनकम बिजनेस के अंदर आएगी या प्रोफेशन के अंदर आएगी, बोले इन जनरल जो आती है वो तो आती है, वहां पे डिफाइन नहीं किया गया है। वहां पे बोला गया है जो आनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात एक तरीके से चल रही है, जो बिजनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस आ गया या प्रोफेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग प्रोफेशन है, वो इनकम तो आएगी आएगी। इसके अलावा भी कोई भी इनकम होगी तो अभी हम पीजीबीपी के अंदर लेके जाएंगे। तो 28 में बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, और जो 28 में लिस्ट दे रखी है वो सारी इनकम पीजीबीपी की मान ली जाएंगी। और सर बाकी कौन सी मानी जाएंगी? जो बिजनेस के तरीके से बिजनेस बन गया उसकी इनकम, और जो प्रोफेशन की डेफिनेशन से प्रोफेशन है वो इनकम। इसके अलावा वो इनकम जो 28 में लिख दी गई है, वहां पे निकालने का तरीका नहीं सिखाया गया, इनकम के नाम ही लिख दिए गए कि ये इनकम पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। अब 45 का पहला सेक्शन, कैपिटल गेन 45 से शुरू होता है, 55 तक जाता है। ये बात मैं 50 बार बताता हूं क्योंकि मैं हेड शुरू कर चुका हूं, तो हेड में वैसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको बेसिक नॉलेज भी मिलती रहे। सैलरी की जो सेक्शंस हैं वो बेटा 15 से शुरू होते हैं और 17 पे जाते हैं।
हाउस प्रॉपर्टी 22 से शुरू होता है, 27 पे जाता है। 22 अभी अभी पढ़ाया था, बेसिस ऑफ चार्जेस, और 27 होता है डीम्ड ओनर। जो पीजेबीपी के सेक्शन होते हैं वो 28 से शुरू होते हैं और 44 तक जाते हैं। 28 चार्जिंग सेक्शन होता है और 44 डबल ए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 44 ए भी कंपलसरी ऑडिट इंटर में आपने किए होंगे। और हम कैपिटल गेन की बात करें, देखो 45 से शुरू होता है, 55 तक जाएगा। इसके बाद अदर सोर्सेस शुरू हो जाएगा, वो एक तरीके से 56 से शुरू होकर 59 पे खत्म हो जाएगा। फिर 60 से लेके 69 तक क्लबिंग चलेगा। फिर 70 से लेके 8 तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चलेगा। फिर 80 में डिडक्शन 80 टू 82 का बेनिफिट शुरू हो जाएगा। फिर 90 से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहां तक 5 हेड्स की बात है, इनको जरूर याद कर लेना, 15 17, बस 3-4 सेक्शन बीच के नहीं है। 18 से लेकर 21 मतलब ऑर्डर में चल रहा है। 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। तो सरकार ने जब पहली बार सोचा चलो कैपिटल गेन पे भी टैक्स लगाते हैं, सरकार ने कहा अगर तुम किसी भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर करते हो, बेचते हो, तो आगे से हम उसकी इनकम मानेंगे। हम एक नया हेड बना रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कोई भी इनकम होगी तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती है। सर आपने तो कैपिटल नेचर की और सी बहुत सारी इनकम बताई थी। सर आपने कहा किसी को गिफ्ट मिलता है शादी पे, कैपिटल नेचर की है। कैपिटल गेन कहता है भैया हम ये नहीं कह रहे हैं कि और कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे। अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल है तो वो यहां तभी टैक्सेबल होगा जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में होगा। और अगर समझ सको तो समझना, पहले गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता था, लेकिन जब सरकार ने गिफ्ट को टैक्सेबल किया 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर, देखो गिफ्ट को हम ये नहीं कहते हैं 4 हेड्स में नहीं जा रही है इसलिए अदर सोर्सेस के अंदर जाएगी। 56 2 क्रॉस 10 में लिखा हुआ है गिफ्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। गिफ्ट जाएगा ही अदर सोर्सेस के अंदर हमेशा। तो कैपिटल गेन में लेके नहीं गई है हर है कैपिटल नेचर की इनकम। मेरे फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, बताओ रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल नेचर की है? सर कैपिटल नेचर की है, लेकिन कैपिटल गेन हेड में नहीं जाएगी। कैपिटल गेन में हम तभी इनकम को मानेंगे जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होगा। मैं ये बात लोगों के दिमाग से निकालने की पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूं। कैपिटल इनकम भी ऐसी होती है जो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के अलावा हैं वो भी अगर टैक्सेबल होंगी तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होंगी, वो भी अदर सोर्सेस के अंदर ही जाकर टैक्सेबल होंगी। कैपिटल गेन में एक ही इनकम जाएगी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो सैलरी रेवेन्यू, हाउस प्रॉपर्टी रेवेन्यू, पीजीबीपी रेवेन्यू, कैपिटल गेन। अब अदर सोर्सेस ध्यान सुनना, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल गेन। जो ऊपर लिखे 3 हेड्स में बच गई रेवेन्यू वो अदर सोर्सेस के अंदर, और जो कैपिटल गेन चैप्टर से कैपिटल एसेट बच गया वो भी अदर सोर्सेस के अंदर। गिफ्ट को हम यहां लेके नहीं गए, कैपिटल नेचर की इनकम है उसके बावजूद भी। अब मेरे इस मेहनत को बेकार मत कर देना। जब भी मैं पूछूं बताओ कौन सी इनकम कैपिटल गेन में जाती है, लाइफ टाइम के लिए आपको याद होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ एसेट, कैपिटल एसेट आपको ये बोलना पड़ेगा। कोई और कैपिटल नेचर की इनकम है टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कैपिटल गेन के अलावा अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगी। तो 50,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट अगर आप लेते हो तो वो टैक्सेबल होता है गिफ्ट के तरीके से, और इनकम मानी जाती है अदर सोर्सेस की इनकम। इज दैट क्लियर? ये बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो 45(1) ये कहता है, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी इनकम यहां आती है। डिसाइड हो गई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। वो कहता है चलो एक बात और भी डिसाइड कर लेते हैं, लगे हाथों जब यहां तक पहुंचे हैं। मैंने कहा बताओ क्या डिसाइड करना है। उसने कहा एक बात और डिसाइड करनी है कि इनकम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी। ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे सैलरी सेक्शन 17 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 15 में साफ साफ लिखा हुआ है, 15 के अंदर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। 145 अदर सोर्सेज और पीजीबीपी की इनकम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी।
145 में लिखा हुआ है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं कैश बेसिस पे तो कैश बेसिस पे निकालेंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया गया है ड्यू बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, तो पीजीबीपी अदर सोर्सेज की अक्रूवल बेसिस पे निकाल ली जाएगी। बात भी ठीक है, क्योंकि हम इनकम टैक्स में नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना होता है उसी के अंदर चेंजेस करते हैं। तो वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश बेसिस पे बना होगा तो पीजीबीपी की इनकम भी कैश बेसिस पे निकाल लो। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपका एक्रूवल बेसिस पे बना होगा तो पीजीबीपी की इनकम भी एक्रूवल बेसिस पे निकाल लो। मैं तो इंटर का पेपर डिजाइन करूं तो ये क्वेश्चन में हर हेड के बारे में पूछूं, सैलरी इनकम का भी पूछूं, कैपिटल गेन का भी पूछूं, पीजीबीपी का भी पूछूं, एक ही पेपर में चारों पूछूं, मैं बच्चों को पता होनी चाहिए। तो सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवरेज अर्लियर, अगर ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल कर दो, ड्यू से पहले मिल गई तो फिर एडवांस टैक्सेबल कर दो। इंटर में आपके रेस्पेक्टिव टीचर ने आपको बताया था। पीजीबीपी अदर सोर्सेज इस बात पे डिपेंड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को आपने कैश बेसिस पे मेंटेन किया है या ड्यू बेसिस पे मेंटेन किया है। कैपिटल गेन कहता है नहीं साहब, हमारे पास तो एक आंसर है, और वो आंसर क्या लिखा, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ट्रांसफर टुक प्लेस, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, जिस ईयर में ट्रांसफर हो गया उस ईयर में आपको कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता है। मतलब आपने चीज बेच दी, आपको पैसा नहीं मिला, सरकार कहती है भाई आपसे मतलब, हमें इससे मतलब नहीं पैसा मिला नहीं मिला, आपको टैक्स तो अभी पे करना पड़ेगा। आप कहते हो पैसा तो नहीं मिला, सरकार कहती है फिर क्यों बेचा, कोई दूसरा कस्टमर ढूंढ लेते जिसके पास पैसा होता, उसके लिए सेल कर देते। हम बस यही इंतजार करते रहे कि सामने वाला आपको पेमेंट देगा, आपको पेमेंट देगा तो आप सरकार को टैक्स पे करोगे। तो हमने तो बनवा ली सड़कें, हमने तो सैटेलाइट लॉन्च कर लिए, हम तो लड़ लिए अपने पड़ोसी देशों से, अगर उनको कुछ होता है लड़ाई वगैरह तो हर आदमी ये बोल देगा पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है। इतना बड़ा पैसा, रेवेन्यू तो छोटी छोटी इनकम होती है, 50 लोगों में 2 ने पैसा नहीं भी दिया तो बाकी ने तो पैसा दिया ना। लेकिन यहां पे एक ही इनकम तुम कर रहे हो, 50 लाख के मकान को 2 करोड़ रुपए का तुमने बेचा और उस पर भी तुम कह रहे हो पैसा नहीं मिला, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हमारी तो सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। बोले नहीं, आपको पैसा मिले चाहे नहीं मिले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे जो एंड में लिखा हुआ है ट्रांसफर टुक प्लेस वेदर यू रिसीव द कंसिडरेशन और यू डिड नॉट रिसीव द कंसिडरेशन, कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो 45(1) में 3 चीजों को मैंने रेड लाइट किया हुआ है, और इन 3 चीजों को आप समझ जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कितना भी कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके लिए। सबसे पहली बात, कौन सी इनकम पीजी कैपिटल गेन हेड में जाएगी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और कब जाएगी, द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर में टैक्सेबल करेंगे, वेदर जो ट्रांसफरर है जो ओनर है उसको पैसा मिला हो चाहे पैसा नहीं मिला। पिछले 1.5 आवर से मैं लगातार बोल रहा हूं, जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ लो, उसके बाद फिर मैं बहुत शानदार टॉपिक, लेंथी टॉपिक है, उसको रिज्यूम करूंगा। पूछिए। सर एक डाउट है कैपिटल गेन में ना। हाँ जरूर पूछिए बेटा। तो सपोजिटली एक माइनर है, जैसे 14 इयर्स का माइनर है, उसके पेरेंट ने उसके लिए 1 लाख की म्यूचुअल फंड लेके रख दिए, राइट। अब वो 18 इयर्स के बाद जाता तो म्यूचुअल फंड को सोल्ड कर देता है। बोलो बोलो बोलो। होगा वो पेरेंट के हेड में होगा या बच्चे के हाथ में। 18 से पहले अगर सेल कर देगा तो पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगा। ओके, अगर 18 ईयर बात करेंगे तो 18 के बाद करेगा तो बच्चे की ही इनकम मानी जाएगी, क्लब नहीं होगी। ठीक है सर। और बोलिए। इनकम शैल बी क्लब टिल ही अटेन्स द मेजॉरिटी, जब तक वो माइनर है तब तक क्लब करेंगे, मेजर होने के बाद इनकम को क्लब करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। जरूरी नहीं है यही डाउट्स पूछने हैं, आपने पेनल्टी का भी कोई भी डाउट होगा वो भी पूछो, किसी भी तरीके का डाउट पूछो बेटा। देवाशीष साहब।
आप डाउट पूछते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक सर, एक्चुअली वो कैपिटल गेन्स जो है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो इनकम है, दोनों ही तो कैपिटल गेन्स का अंदर आता है। हाँ, इसको अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे, पूरा चैप्टर है ये आपका, दोनों कैपिटल गेन में जाएंगे। जी सर। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, मीठी आवाज है, तो आप क्वेश्चन पूछते हो तो बड़ा मुझे सुकून सा मिलता है। लेकिन मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता। नहीं, आप जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, और आपको सीखने की ललक आपके क्वेश्चंस में दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको, आप पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हो, आप जानना चाहते हो, ये अच्छी बात होती है आपके डाउट्स के अंदर। मैं शुरू करूं फिर? ठीक है, साइलेंट कर लीजिए अपने लिए देवाशीष साहब। जी सर। तो 3 बातें सोते जागते हमेशा याद रहेंगी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मतलब कैपिटल गेन, द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस या टुक प्लेस, दैट इज द टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यू बेसिस और कैश बेसिस। तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगा। अब मैं निर्मला सीतारमन के पास गया, मैंने कहा मैडम ट्रांसफर का मतलब, बोले अभी तो ट्रांसफर का मतलब सेल करना मान लो, बेचना मान लो, पहले डिस्कस कर लो बच्चों के संग व्हाट इज द कैपिटल एसेट, ये क्या होती है। तो सर इसमें डिस्कस क्या करना, आपने लिख तो दिया है एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तो फिर कैपिटल वर्ड क्यों लगाया, एसेट्स ही लिख देते। क्योंकि उन्हें कुछ डिफाइन करना था, इसलिए वर्ड लिखा कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट की अगर डेफिनेशन कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा स्टेप आपने आगे बढ़ा दिया इस चैप्टर को समझने के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में इसकी डेफिनेशन गिवन है। जब भी कोई डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 में जाती है, और 14 को हम लोग सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। सेक्शन बोलो गलती करो, लेकिन गलती पता हो कर रही है तो कर सकते हो, पता होना चाहिए 14 क्लॉज है, सेक्शन नहीं है। क्योंकि 2 के आगे कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद शुरू हो रहे हैं सेक्शंस। तो जब कुछ लिख देने के बाद शुरू करते हैं तो हम सेक्शन नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे उसके लिए क्लॉजेस। जैसे 139(1) को तो हम बोलेंगे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, लेकिन 2(1) को हम बोलेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्योंकि एक्ट में 139 के बाद सीधे 1 शुरू हो रहा है, इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन 2 के आगे लिखा हुआ है कुछ, चाहे एक वर्ड भी लिखा हो, उसके बाद 1 लिखा हुआ है। तो अगर सेक्शन के आगे कोई भी स्टेटमेंट है तो हम फिर क्लॉज से शुरू करते हैं, और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सीधे नेक्स्ट नंबर शुरू हो जाता है, उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। इसलिए सेक्शन 10 जो एग्जम्पशन का है उसमें हम क्लॉजेस यूज करते हैं, 10 क्लॉज 14, 10 क्लॉज 13A। जैसे एचआरए का एग्जम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 13A, ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 10। मेरे मुंह से भी कई बार सेक्शन निकल जाता है, बट आई नो व्हाट इज द डिफरेंस। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया, बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, whether or not connected with his business or profession, whether or not connected with his business or profession। ये स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। हम इससे लेफ्ट वाला देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी मतलब किसी भी तरीके की कोई भी एसेट हो, किसी भी तरीके की कोई भी एसेट हो, किसी भी तरीके की। तो सर फिर तो बात ही वही हो गई, दुनिया की सारी चीजें इंक्लूड कर ली, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लेकिन फिर नीचे लिखा गया बट डज नॉट इंक्लूड, और केवल 4 चीजों को बाहर निकाल दिया गया। दुनिया की सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं 4 को छोड़कर, और पहली वाली जिसको बाहर निकाला गया हाईली लॉजिकल, और पहले किसको बाहर निकाला गया तो लिखा हुआ है एनी स्टॉक इन ट्रेड। इसको भी हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पूरा पैराग्राफ शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं आपके लिए। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दो केवल, यही तो बोल रहा था मैं इतनी देर से बेटा। स्टॉक इन ट्रेड नहीं, एसेट। जो चीज घर के लॉकर में रखी होती है वो एसेट होती है, जो शोरूम में रखी होती है वो स्टॉक इन ट्रेड होती है। होता तो स्टॉक इन ट्रेड भी एसेट ही है, बैलेंस शीट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है आपके लिए, है तो वो भी आपका एसेट अगर देखा जाए तो। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड को अगर तुमने कैपिटल एसेट बना दिया तो पीजीबीपी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टॉक को बेचने से दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी
वो सारे के सारे कैपिटल गेन में टैक्सेबल होना शुरू हो जाएंगे, जब बिजनेस का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को तो कैपिटल गेन के अंदर नहीं ला सकते हैं ना। तो मैं गोल्ड बेचता हूं, इन्वेस्टमेंट, पीपी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। मैं लैंड बेचता हूं, इन्वेस्टमेंट्स, एक बिल्डर लैंड को बेचता है, स्टॉक इन ट्रेड। मैं शेयर्स को बेचता हूं, इन्वेस्टमेंट्स, कोई जो शेयर्स में ट्रेड करता है वो बेचता है, स्टॉक इन ट्रेड। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी में जाता है, तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन में तलवारें खिंच जाएंगी। वो कहेगा नहीं हमारे हेड की इनकम होगा, हमारे हेड की इनकम है। सरकार ने कहा लड़ो मत भाई, कैपिटल गेन के अंदर पीजीबीपी की इनकम कभी जा ही नहीं सकती है। हमने स्टॉक इन ट्रेड को पहले ही बाहर निकाल दिया, एनी स्टॉक इन ट्रेड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो नेक्स्ट 10 मिनट बहुत सीरियसली आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लिए, आपके 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। कैपिटल गेन के अंदर जो टैक्स का रेट होता है, जनरली 2 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक को कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक को कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे 20% के रेट से लगता है टैक्स का रेट। सेक्शन होता है 112। अभी बहुत बच्चों वाले लेवल पे पढ़ा रहा हूं, डिटेल में बहुत देर से, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। कंसेशनल रेट बोलता हूं क्योंकि कंपनी पे वैसे 30% लगता है, यहां 20% लगेगा। फर्म पे वैसा तो लगता है 30%, यहां 20% लग रहा है, तो कंसेशनल हो गया। इंडिविजुअल के लिए भी कंसेशनल हो गया। सर कैसे? 5% भी तो लगता है। 5% तो बेटा केवल 5 लाख तक ही लगता है। जिसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम होगी वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा, रोटी खाएगा। 5% के बाद तो वहां 20 ही लगता है, और 10 के बाद तो 30 ही लगता है। तो वहां 30 जब लग रहा होगा, यहां तब भी 20% ही लग रहा होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ये नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। नॉर्मल रेट का मतलब हो गया, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए स्लैब लगाया जाता है, कंपनी के लिए 30%, फर्म के लिए 30%, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन सिक्योरिटीज जो होती हैं उस पर बहुत सारे स्पेशल सेक्शंस बनाए गए। जैसे कि एक सेक्शन होता है 112A और एक होता है 111A। आपने शायद ये सेक्शंस के बारे में नहीं सुना होगा तो डीप में नहीं पता होगा, मैं एक दिन बहुत डीप में लेके जाने वाला हूं। तो 112 ये कहता है अगर आप इक्विटी शेयर्स के लिए बेचते हो, और भी कुछ सिक्योरिटीज लिखी हुई हैं लेकिन थोड़ा सा समझा रहा हूं, और खरीदते समय और बेचते समय आपने एसटीटी पे किया हुआ है, एसटीटी पेड, एक टैक्स होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब शेयर्स को आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते या बेचते हो। तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स का रेट होगा 10% ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर केवल 10% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंसेशनल हो गया। तो 10 लाख रुपए आपने कमाया तो 10 लाख में पहले 1 लाख तो छोड़ ही दो, 1 लाख तो एग्जाम कर दिए, और 9 लाख का 10% 90,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट 3 बातें लिखी हैं, बाकी 2 आपको अभी नहीं पता है, इसलिए केवल इक्विटी शेयर्स मैंने लिखा। और खरीदते समय और बेचते समय आपने एसटीटी पे किया है एट द टाइम ऑफ बाई और एट द टाइम ऑफ सेलिंग। इसी तरीके से अगर इक्विटी शेयर्स हैं और एसटीटी अगर आपने पे किया, कब? बेचते समय, यहां खरीदने वाली कंडीशन नहीं है, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो केवल 15% से टैक्सेबल होता है, केवल 15। ये भी कंसेशनल हो गया। नॉर्मल रेट में जाओगे तो कंपनी पर 30%, देखो 15, फर्म में 30% 15, स्लैब में भी जाओगे तो 20 या 30 में जाओगे, यहां 15। तो सिक्योरिटीज के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे कंसेशनल रेट लगाती है, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो 112A या 111A के अकॉर्डिंग मात्र 10% या 15% के रेट से टैक्सेबल होती है। अदरवाइज आप पे टैक्स का रेट कौन सा लग जाएगा? नॉर्मल रेट लग जाएगा, और यहां लग जाएगा आप पे 20% का रेट लग जाएगा।
और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लगेगा आपका। इस इंफॉर्मेशन को आप समझते हो तो हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं, डेफिनेटली समझाऊंगा। वो कहते हैं कैपिटल मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी हेल्ड बाय एसएससी, लेकिन बी में कहते हैं एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो विदेशी लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे यहाँ के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, which has invested in such securities in accordance with the SEBI Act 1982, जो इंडिया में लीगल तरीके से पैसा लगाते हैं एफआईआई, उनके पास किसी भी तरीके की सिक्योरिटी है, उसको भी कैपिटल एसेट बोला जाएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा यार कमाल कर रहे, जो तुमने यहां पे एनी काइंड लिख दिया पहले ही, एनी काइंड, तो सिक्योरिटीज को बाहर क्यों निकाल रहे हो? फिर तो सिक्योरिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में आ गई। एनी काइंड के अंदर आपका गोल्ड भी आ गया, आपका हाउस भी आ गया, आपका लैंड भी आ गया, सब कुछ इसके अंदर दुनिया में चीजें हो सकती हैं, बस सब चीजें इसके अंदर आ गई। तो सिक्योरिटी तो बाहर क्यों निकाला गया? मैं सोचता रहा क्यों 2 पॉइंट में क्यों लिखा, फिर आगे पढ़ा तो बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल देंगे। अब ध्यान से देख लेना, बस 10 मिनट ध्यान से देख लो, अदर देन, लेकिन इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये इंक्लूडेड हो गया, इंक्लूडेड। स्टॉक इन ट्रेड तो हो गया डज नॉट इंक्लूड, लेकिन अदर देन स्टॉक इन ट्रेड तो डज नॉट इंक्लूड का भी एक्सेप्शन दोबारा से इंक्लूड बन गया, डबल ने हमने डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं करेगा, और स्टॉक इन ट्रेड का एक्सेप्शन तो दोबारा से इंक्लूजन में चला गया। तो इंक्लूड किसको? द सिक्योरिटीज रेफर टू इन सब क्लॉज बी, बी जो दूसरे में लिखी हुई है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे बेटा। मतलब क्या हो गया? अब ध्यान से देखना, जो सिक्योरिटीज एफआईआई के पास हैं, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से भी हैं, तब भी उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे, तब भी वो कहां रह गई? कैपिटल एक्ट के अंदर रह गई। दोबारा सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे पास एक घर है, आप मुझसे आके पूछते हो घर स्टॉक इन ट्रेड है, मैं कहता हूं नहीं, कैपिटल एसेट। आप पूछते हो घर स्टॉक इन ट्रेड, मैं कहता हूं हां, बोले नॉट ए कैपिटल एसेट, डज नॉट इंक्लूड कैपिटल एसेट में हम स्टॉक इन ट्रेड को नहीं लेके आते हैं। एक एफआईआई है, एक मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स, तुम मुझसे पूछते हो क्या इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं हां, बोले कैपिटल एसेट। आप पूछते हो इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, बोले नो कैपिटल गेन, क्योंकि हमने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल गेन से बाहर निकाल दिया, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होगी। एक एफआईआई साथ में खड़ा हुआ है, उसके पास बहुत सारी सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह हैं, उससे पूछा जाता है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, उसने कहा हां, बोले कैपिटल एसेट, बेचोगे तो कैपिटल गेन। उससे पूछा इन्वेस्टमेंट्स, बोला नो, आई डील इन दी शेयर्स, मैं स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से होल्ड कर रहा हूं, बेच रहा हूं। आप कहोगे स्टिल कैपिटल एसेट, क्योंकि हमने स्टॉक इन ट्रेड माना ही नहीं, डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन। हमने जिनको बाहर निकाला, हमने स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाला, लेकिन हमने इस वाले स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाला, हमने इस वाले स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाला। इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड होने के बावजूद भी ये कैपिटल एसेट हैं। इंटरप्रिटेशन मैंने लिखा, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई will always be treated as the capital asset, whether held as stock in trade or as the capital asset. हमने स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दिया, लेकिन एफआईआई के स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाला। हमने सरकार से पूछा सर ऐसा क्यों कर रहे हो पार्शियलिटी, बोले हम चाहते हैं एफआईआई इंडिया में आके पैसा लगाएं, और अगर हमने स्टॉक एंड ट्रेड को बिजनेस की इनकम बना दिया तो वो 30% से या 40%, फॉरेन कंपनीज तो 40% से टैक्सेबल होती हैं, बहुत हाई रेट से टैक्सेबल होंगी। लेकिन अगर हम उस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल हेड बना देते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रेट लग जाएंगे स्पेशल वाले, तो वो जो 10% या 15% वाला रेट है उसका बेनिफिट अवेल कर लेंगे, सो दैट इंडिया में टैक्स का रेट कॉम्पिटिटिव रहेगा, तो और कंट्रीज की जगह वो हमारे कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और यहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। मैं कभी कभी शेयर्स वगैरह में पैसा लगा लेता हूं, बीच में लगाना बंद कर दिया था, कभी कभी मन करता है तो लगा लेता हूं। तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग, वहां उस मार्केट को मैं बहुत वॉच करता हूं कई बार।
आपका बैच सैटरडे संडे है तो ये बहुत अच्छी बात है, इस समय तो मार्केट बंद रहता है। मंडे टू फ्राइडे जब मैं बैच पढ़ा रहा होता हूं तो कई बार मन करता है खोल के देखूं रेट क्या चल रहा है। तो 1 बजे इंटरनेशनल मार्केट ओपन करता है, एफआईआई आते हैं इंडिया में पैसा लगाने के लिए, और 1 बजे के बाद लेकर 1:30 तक जो मार्केट में मूवमेंट्स होते हैं, इतने सुपर फास्ट मूवमेंट्स होते हैं। मतलब बैंक निफ्टी को मैं ऑब्जर्व करता हूं, अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 500 पॉइंट्स ऊपर, तो एफआईआई जैसे ही एंटर करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमें शेयर्स बेचने हैं, हमें खरीदने नहीं है, तो वो डाउन लाते रहते, 1000 पॉइंट्स वो 5 मिनट में नीचे ले आते हैं। और अगर डाउन चल रहा होता है 1 बजे से पहले, उनको ऐसा लगता है कि हमें खरीदना है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रेट ऐसे फटाक से ऊपर भागता है कि 15 से 20 मिनट में 700-800 पॉइंट्स का गेम हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। हमारा स्टॉक एक्सचेंज हम तो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो मैनेज ही एफआईआई करते हैं सारा का सारा। उनके आते ही जो भी चल रहे होते हैं हालात, वो सारे के सारे बदल जाते हैं। तो एफआईआई को तो हर कंट्री अटर करने पर लगा होता है, जितना इन्वेस्ट करोगे फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी। तो आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ की सिक्योरिटीज में, तो आपको रेट कॉम्पिटिटिव देने पड़ेंगे। अब वो कहते हैं हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो खरीदते बेचते हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, तो स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से खरीद और बेच रहे हो आप, तो फिर आप पे हम जनरल रेट लगाएंगे। और जनरल रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा रेट से होता है। इंडिविजुअल भी है तो स्लैब का मतलब 30% मान के चलना। फॉरेन कंपनीज का रेट 40% होता है, सोचो फर्म पे 30% का रेट लगता है, इतना हाई रेट होता है। तो अगर हम उसको स्टॉक इन ट्रेड को भी हम कैपिटल एसेट बना दें तो कंसेशन रेट ही लगेगा, और अगर एसटीटी पे करने वाला होगा फिर तो मजा आ जाएगा। 112 के अंदर केवल 10% से पे करेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म होगा 111 के अंदर तो मात्र 15% से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ये डेफिनेशन उतनी इजी नहीं है जितनी इंटर में पढ़ी थी। इसलिए ए और बी 2 पार्ट्स में लिखा गया। ए में लिखा गया किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी आपके पास है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है चाहे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो घर है, जो बिल्डिंग, चाहे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो चाहे अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, वो कैपिटल एसेट है आपकी। और सिक्योरिटी जो एफआईआई के पास है वो भी आपके लिए। तो 2 पॉइंट्स में बोल दिया, अभी तक तो डाउट नहीं था। बोले लेकिन हम स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल रहे हैं, हम ए वाले स्टॉक इन ट्रेड को तो बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बी वाले स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। मतलब बी वाला अगर स्टॉक इन ट्रेड भी होगा, एफआईआई के पास सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से भी होंगी, तब भी वो क्या मानी जाएंगी? कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। उसको बेचने से कैपिटल गेन होगा, और मैंने यहां पर ये इंटरप्रिटेशन इसके लिए लिख दिया। तो बिजनेस के लिए जो यूज कर रहे हो चीजें उनको बाहर निकाल दो, लेकिन ये एफआईआई के पास अगर हैं तो हम बाहर नहीं निकालेंगे। मतलब एक क्वेश्चन बन गया, क्या स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है? पूछो क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन है। इन एनी केस इफ एसएससी ट्रांसफर द स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या वो पीजीबीपी की वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकती है? यस, इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाई एफआईआई even as the stock in trade, income shall be chargeable under the head capital gain, not under the head PGBP। पूछो क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो all the assets and investments are the capital asset except stock in trade। लेकिन और भी चीजों को बाहर निकाला गया। फिर बाहर निकाला गया सेकंड, पर्सनल इफेक्ट्स। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाला गया। इट वॉज हाईली लॉजिकल, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें पीजीबीपी की इनकम का एग्जिस्टेंस को रखना था। तो स्टॉक इन ट्रेड हमेशा पीजीबीपी का ही पार्ट रहता है, इसलिए यहां से उसके लिए रिमूव कर दिया गया। लेकिन फिर जो बाहर निकाला गया उसको बोला जाता है पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर 2 खास बातें होती हैं। एक तो पर्सनल पर्पज से यूज होना चाहिए, दूसरा मूवेबल होना चाहिए। जब भी कोई एसेट के अंदर ये 2 क्वालिटीज हैं, मूवेबल प्लस पर्सनल पर्पजेज, तो उसको एक नाम दिया गया है एक्ट में, उसको बोला गया है पर्सनल इफेक्ट्स। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इस बात के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जो घर की चीजें होती हैं इनको मैं बोलता हूं घर की चीजें। घर का टीवी, घर नहीं, क्योंकि घर इमूवेबल है। घर नहीं, घर के अंदर की जो चीजें हैं, घर का टीवी हो गया, घर का फ्रिज हो गया, घर की वॉशिंग मशीन हो गई, घर का फर्नीचर हो गया, घर के और अप्लायंसेस वगैरह हो गए,
तो इनको जब हम बेचते हैं तो पहली बात तो ये कि इनको बेचते समय कभी भी पैसा कमाने की इंटेंशन ही नहीं होती। घर की चीजों को हम इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि हम पैसा कमा सकें। आप घर का टीवी कभी इसलिए नहीं बेचते हो कि हम पैसा कमा सकें। ये सब सारी की सारी डेप्रिशिएबल एसेट्स भी हैं, ओवर द ईयर इनकी वैल्यू भी कम होती चली जा रही है। फिर इनको बेचते हो तो आप कबाड़ी के भाव बेचते हो, स्क्रैप के रेट पे बेचते हो, तो हो सकता है फिर आपका कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस ही निकल के आए, बहुत जल्दी ही आपका जीरो हो गया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी हो सकता है आपका लॉस ही निकल के आए। तो सरकार कहती है जो घर की चीजें हैं, घर के टीवी, घर का फ्रिज, घर की वॉशिंग मशीन, घर के अप्लायंसेस, इनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे और इसको हम कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बट डज नॉट मीन कि कैपिटल गेन के अंदर नहीं जा रही हैं तो ये किसी और हेड के अंदर चली जाएंगी। इस बात को मैं कई बार बोलूंगा क्योंकि मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूं। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकालना मैं लॉजिकल इसलिए बोलता हूं क्योंकि वहां से कैश छूटा तो पीजीबीपी ने उस कैश को पकड़ लिया। बाहर निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि पीजीबीपी के अंदर इंक्लूड करना था, लेकिन इसको आपने यहां से बाहर निकाला तो आप बोलो फिर किस हेड में जाएगी? फिर ये किसी हेड में जाएगी ही नहीं, ये इनकम होगी ही नहीं, ये इनकम की डेफिनेशन से ही बाहर हो गई इनडायरेक्टली देखा जाए तो। कोई किसी से मैं पूछूं स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर किया गया तो बताओ कैपिटल गेन की इनकम निकालो, तो मैं लिखूंगा स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, hence income is not chargeable under the head capital gain, the income shall be chargeable under the head PGBP। कोई मुझसे पूछे घर का टीवी बेचा कैपिटल गेन की इनकम निकालो, तो मैं बोलूंगा कैप फ्रिज इज नॉट ए कैपिटल एसेट, hence नो कैपिटल गेन, hence नो इनकम। अब वो किसी और हेड में नहीं जा रही है, कैप एसेट किसी और हेड के अंदर चली गई थी पहले ही स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन ये किसी और हेड में नहीं जा रही है, मतलब इसको हम इनकम बोल ही नहीं सकते हैं। मैं और एक टेक्निकल बात आपके लिए बताऊं, जब मैं बैच में इंटर के बैच में देता हूं कि मिस्टर एक्स ने अपने लैंड को बेचा, अपने हाउस को बेचा, तो मैं हल्के से डाल देता हूं अपने घर के टीवी को बेचा, 1 लाख रुपए का खरीदा, आज की डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसकी दे रखी है 20,000, उसको बेच दिया उसने 25,000 रुपए का या 15,000 रुपए का, कम या ज्यादा कुछ भी मैं दे देता हूं और मैं कहता हूं कैपिटल गेन निकालो। तो बच्चे को पता होता है दिस इज नॉट द कैपिटल एसेट, मैक्सिमम सही आंसर लिखते हैं और कुछ लिख देते हैं कैपिटल गेन इज निल, और मैं निल, जो भी निल बच्चा लिखता है मैं 0 नंबर देता हूं उसके लिए। बोला सर हमने आंसर सही तो लिखा है, मैंने कि नहीं, तुमने कैपिटल गेन निल निकाल के ये प्रूव कर दिया दिस इज द कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन निकलना पॉसिबल है, तुमने ये बात बोल दी। क्योंकि कैपिटल गेन तुमने निकाला, तुम निकाल ही नहीं सकते हो, कैपिटल गेन अराइज ही तभी होगा जब कैपिटल एसेट होगी, तो तुम निल भी कैसे बोल सकते हो? 50 लाख की चीज 50 लाख की बेची गई, बताओ कितना कैपिटल गेन हुआ? निल। तो निल का मतलब तो क्या हो गया? कैपिटल एसेट है, बस गेन निकाल के नहीं आ रहा है क्योंकि गेन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गेन निकाला ही नहीं जाएगा, तो जीरो भी तो अपने आप में फिगर है ना। तो मैं तो बहुत टेक्निकल तरीके से बच्चों को ये बातें बताता हूं, तो मैं कहता हूं हमेशा लिखो इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, हेंस नो कैपिटल गेन। हम कैपिटल गेन 0 भी नहीं बोलेंगे, कैपिटल गेन होगा ही नहीं, और किसी हेड के बारे में जिक्र नहीं करना। यहां से बाहर निकाला गया तो कहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, इसलिए अब इनकम की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया। स्टॉक इन ट्रेड यहां से बाहर निकाला गया तो पीजीबीपी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको यहां से बाहर निकाला गया, कोई भी इसका लेनदार नहीं मिला, ये इनकम ही नहीं बनी, लेकिन फिर इससे हमने एक्सक्लूड बाहर निकाल दिया। जैसे स्टॉक इन ट्रेड से हमने एफआईआई की सिक्योरिटीज को बाहर निकाल दिया तो वो दोबारा से कैपिटल एसेट बन गई। इसी तरीके से हमने पर्सनल इफेक्ट में से इन 5 चीजों के लिए, 6 चीजों के लिए बाहर निकाल दिया, ये दोबारा से क्या बन जाएंगी? कैपिटल एसेट। दीज आर कैपिटल एसेट्स, दीज आर कैपिटल एसेट्स। सर ये पर्सनल इफेक्ट्स हैं, हाँ हैं, बस एक्सेप्शन में डाल दी गई हैं। सर मूवेबल है, देखो मूवेबल है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, सारे के सारे मूवेबल हैं। पर्सनल भी है, लेकिन सरकार कहती है इनको हम कैपिटल एसेट मानेंगे, इसलिए इसने जो पर्सनल इफेक्ट्स था इनको बाहर निकाल दिया गया, एक्सक्लूडिंग। और डबल एक्सक्लूजन इंक्लूजन बन जाता है। हमने डज नॉट इंक्लूड से पर्सनल इफेक्ट्स को बाहर निकाला, पर्सनल इफेक्ट्स ने इन चीजों को बाहर निकाला, और डबल नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। दीज आर द कैपिटल एसेट्स, इनको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा।
और देखो डिफरेंस, जो मैंने अभी तक एग्जांपल लिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर के अप्लायंसेज, ये सारी डेप्रिशिएबल एसेट्स थी, और जितनी भी चीजें यहां लिखी है एप्रिशिएबल एसेट्स हैं। वक्त के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती है, और जिसकी वैल्यू भी बढ़ेगी उसको खरीदते समय इनकम को अर्न करने की इंटेंशन हमेशा रहती है। दुकान पे कभी आप टीवी घर के लिए लेने गए तो क्या आपने सोचा इसको बेच के पैसा कमा सकते हैं? नहीं। लेकिन जब भी हस्बैंड ने वाइफ के लिए ज्वेलरी दिलवाई तो क्या हस्बैंड नहीं सोचा मैं गिफ्ट दे रहा हूं वाइफ को? कभी नहीं सोचा। ये वाइफ के मन की बस वो है, बहम है कि वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। हस्बैंड के मन में हमेशा ये रहता है चलो मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, ज्वेलरी के रेट तो बढ़ते रहते हैं, गोल्ड तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, कभी फ्यूचर में काम में आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर वाइफ इस जिद पे अड़ जाए कि आज भाई वैलेंटाइन है, कल आने वाला, मुझे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, या तो मुझे सोने की अंगूठी दिलवाओ या अच्छी सी साड़ी दिलवाओ, 10,000 रुपए की साड़ी दिलवाओ, 10,000 रुपए की अंगूठी दिलवाओ, 100% हस्बैंड मालूम है क्या दिलवाएंगे? गोल्ड की या डायमंड की रिंग दिलवा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रिंग खरीदने के बाद भी 10 की रहेगी, और हो सकता है 20 की हो जाए, 25 की हो जाए, लेकिन साड़ी दिलवाते ही वो 0 की होने वाली है। तो साड़ी इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट ज्वेलरी, जो ड्रिंग आपने ली है गोल्ड की या डायमंड की, दैट इज द कैपिटल एसेट, क्योंकि उसको खरीदते समय इंटेंशन, जितने भी लोग इस समय स्टूडेंट्स के तरीके से होते हैं, वो हो सकता है ऑर्नामेंट्स को ऑर्नामेंट समझते हों, लेकिन जिस दिन तुम अपना पैसा कमाना शुरू करोगे तो मैं समझ में आएगा गोल्ड बेसिकली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ऑर्नामेंट्स कम होता है। पेंटिंग्स लोग खरीदते हैं, कितनी महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, डाविंची की पेंटिंग्स खरीदो, पिकासो की पेंटिंग्स खरीदो। अब मोनालिसा मेरे ख्याल से आज तक की ह्यूमन जितनी हिस्ट्री हमें पता है उसमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा महान क्रीचर किसी भी पेंटर का माना जाता है। आपको पसंद आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उसको सबसे बड़ी आज तक की पेंटिंग की फील्ड की सबसे बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है। तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, तो फ्रांस के म्यूजियम में वो रखी हुई है, और अगर उसको आज ऑक्शन किया जाए तो 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे उसके मिल जाएंगे, 5,000 करोड़। और कुछ लोगों ने तो गूगल पे 7,000 करोड़ तक का उसका वैल्यूएशन किया हुआ है। जो बात मैं बोल रहा हूं क्रॉस चेक करना, मोनालिसा डालना जरूर गूगल पे, और डालना कि उसका प्राइस कितना होगा आज की डेट के अंदर अगर ऑक्शन किया जाता है। उसकी जो फर्स्ट कॉपी होती है लाखों रुपए की, तो फर्स्ट कॉपी बिकती है उसकी जो मोनालिसा की होती है। लोग तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी खरीदते हैं, फर्स्ट कॉपी उसकी बहुत महंगी बिकती है मोनालिसा की। जो MF हुसैन थे हमारे इंडिया के, उन्होंने भी पूरे संसार में नाम कमाया। उनकी पेंटिंग्स की जब मैं समय न्यूज़पेपर में देखा करता था, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, और एक बार मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनकी पेंटिंग 5 करोड़ रुपीज की सेल हुई थी। 5 करोड़ रुपीज की पेंटिंग जितनी ज्यादा पुरानी होती है, और पुरानी पेंटिंग उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पेंटिंग्स उस समय के सोसाइटी के बारे में जो चल रहा होता है उसी के बारे में आपको बताती हैं। तो जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उस समय के जो आदमी के रहन सहन का तरीका था उनको जानना चाहते हैं, तो पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा खबर देती हैं आप लोगों के लिए। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस लोगों का हमेशा पुराने, आदमी कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीता है, तो फ्यूचर में जीता है या पास्ट में जीता है। फ्यूचर अननोन है, लेकिन पास्ट को जानने के बहुत सारी चीजें होती हैं, और जो पास्ट के बारे में आपको न्यूज दे उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। 700 साल पुरानी कोई मूर्ति आपके लिए मिल जाती है, या कोई ऐसा आपको उस जमाने में सिक्का चलता था, कॉइन चलता था, या कोई भी और कुछ सामान आपको खुदाई वगैरह में मिल जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का उसका ऑक्शन होता है। ये चीजें अप्रिशिएबल है, समय के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सरकार ने कहा पर्सनल इफेक्ट्स में तो ये आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन देखा जाए तो पैसा कमाने की इनके अंदर है, इसलिए इनको हम कैपिटल हट बना देते हैं और इनको पर्सनल इफेक्ट्स से बाहर निकाल दिया गया। तो पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब हो गया जो ट्रूली घर की चीजें हैं, घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन वगैरह। लेकिन ये चीजें जो हमारे एक क्या कहते हैं एस्थेटिक सेंस को बढ़ाती हैं, हमारी लाइफ, डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन एस्थेटिक सेंस जो एक आदमी के जीने का तरीका होता है, जो नेचर होती है, जो कला होती है, उसको वैल्यू ऐड करती हैं, उन चीजों को सरकार ने माना कैपिटल एसेट, और इनको अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। इनको कैपिटल गेन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ज्वेलरी की डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इंटर में पढ़ाई गई थी, रीड कर लेना बेटा क्या होता है। फिर बाहर निकाला गया एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, केवल रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। बस अब यहां से असली बात शुरू होती है। 2 पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, ये इसके बाद वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, पहली चीज लॉजिकली बाहर निकाली गई, फर्स्ट चीज, क्योंकि स्टॉक इंटेड दूसरे हेड में जाएगा।
पर्सनल इफेक्ट्स को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि घर की टीवी और फ्रिज को बेचते समय हमें पैसा कमाने की ना इंटेंशन होती है, ना इस वजह से खरीदा गया था। लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को केवल इसलिए बाहर निकाला गया, गरीब किसानों को सरकार बेनिफिट देना चाहती है। हर चीज को बाहर निकालने के पीछे की कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में किसी के पास लैंड है, अगर उसको बेच भी देता है तो लाखों रुपए कमा लेगा, गरीब नहीं बोलेंगे। कभी इंडिया के रूरल एरिया के अंदर जाके देखो, गांव के अंदर जो जमीन होती है वो कितने की बिकती है, 50-50 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए की, बहुत सस्ती सस्ती जमीन होती है। किसान जमीन को अपनी मां समझता है, लेकिन किसान वो आज जमीन को बेच रहा है तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, इस वजह से बेच रहा है, या तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, या उस जमीन की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, यहां बेच के कहीं और ले लूंगा, या पलायन कर रहा है तो कहीं और जाके मैं जमीन ले लूंगा, उस पर आप टैक्स लगा दो, ये ज्यादा हो जाएगा। रूरल लैंड नहीं, रूरल एग्रीकल्चरल, दो बातें लिखी हुई हैं, पहले रूरल और दूसरा एग्रीकल्चरल। रूरल वो होता है जो एक स्पेसिफाइड एरिया में होता है, और उस एरिया में अगर खेती बाड़ी के लिए है तो बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल लैंड नहीं, रूरल लैंड का मतलब तो ये हो जाएगा पैसा कमाने के लिए आदमी बेच रहा है। किसान अगर अपनी जमीन के लिए बेच रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसको बेचा जा रहा है, सरकार कहती है बहुत बड़ी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए हम इसको कैपिटल एसेट नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए। तो ये जो पेपर में कई बार आ जाता है, एमसीक्यू कई बार आ जाता है, वो ध्यान से करना। तो पूछा गया कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बता दो कि हम कैसे डिसाइड करेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं। तो उन्होंने कहा हम रूरल को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम अर्बन को डिफाइन कर देते हैं, और जो अर्बन नहीं होगा उसको बोल देंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मींस ए लैंड विच इज नॉट एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्योंकि अर्बन को डिफाइन किया गया है तो उन्होंने क्या लिख दिया, जो अर्बन नहीं होगा वो बन जाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा होगा? तो सरकार ने कहा ये तो बहुत ही इजी है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपको सीखना है क्या है, तो म्यूनिसिपैलिटी का जुरिस्डिक्शंस देखो, जुरिस्डिक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। सपोज करते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका होती है, कहीं नगर पालिका बोलते हैं, कहीं नगर निगम बोलते हैं, उसकी जो म्यूनिसिपैलिटी का जुरिस्डिक्शंस है, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र है, उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर 10,000 और मोर है, 10,000 या उससे ज्यादा है, तो यहां पे जो भी लैंड होगा अंदर उसको बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर एग्रीकल्चरल है। अदरवाइज बोलेंगे अर्बन लैंड, लेकिन जो एग्रीकल्चरल भी होगा उसको बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो मैं यहां पे एग्रीकल्चर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अर्बन लैंड, उसको बोलेंगे अर्बन लैंड। और अगर ये एग्रीकल्चर वाले भी होगा तो बन जाएगा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा। ये समझ में आ गया आपके लिए? ठीक है, इसको कहते हैं केस बंद। जो जुरिस्डिक्शंस है म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का, जहां पे सिविल रूल चल रहा होता है वहां पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और जहां आर्मी के हाथ में पावर होती है उसको कैंटोनमेंट बोर्ड बोला जाता है। तो कैंट एरिया जो बोलते हैं, वहां पे जो मेंटेन भी करते हैं एरिया को वो आर्मी करती है, इसलिए उसको कैंट एरिया बोला जाता है। तो जहां तक उसका जुरिस्डिक्शन से अधिकार क्षेत्र है, वहां जो पॉपुलेशन है 10,000 या उससे ज्यादा की है, तो वहां पे जो भी लैंड होगा उसको अर्बन लैंड, एंड इफ इट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज तो बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। केस 2 बोलते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी की जुरिस्डिक्शंस है उसकी पॉपुलेशन more than 10,000 but not more than 1 lakh। 10 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं है, 10,000 से लेके 10,000 से ज्यादा बट 1 लाख तक है, अप टू 1 लाख और नॉट मोर देन 1 लाख कह सकते हो आप। तो उस केस में जो अंदर होगा वो तो अर्बन लैंड होगा ही होगा, क्योंकि वहां तो 10 और 10 से ज्यादा वालों को इंक्लूड कर लिया गया। मोर ओवर जो 2 किलोमीटर तक भी आपका जो भी एग्रीकल्चर नहीं, जो भी लैंड होगा 2 किलोमीटर तक सिचुएटेड होगा उसको अर्बन लैंड बोलेंगे।
इसका मतलब ही हो गया इससे बाहर जो लैंड होगा उसको बोलेंगे रूरल लैंड। एंड इफ इट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। पॉपुलेशन 10,000 या ज्यादा होगी तो अर्बन, इसका मतलब पॉपुलेशन 10,000 से कम होगी तो रूरल। अर्बन को डिफाइन कर रहा हूं तो 10,000 या उससे ज्यादा तो अर्बन, तो 10,000 से कम होगी तो रूरल। 10,000 से पॉपुलेशन ज्यादा और 1 लाख तक, तो 2 किलोमीटर तक मानोगे अर्बन, तो 2 किलोमीटर के बाद क्या बन जाएगा? रूरल। केस 3, जो म्यूनिसिपैलिटी या कैंट की जुरिस्डिक्शंस है वहां की जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 लाख बट नॉट मोर देन 10 लाख, तो 6 किलोमीटर्स तक जो भी लैंड होगा उसको बोलेंगे अर्बन लैंड। इसका मतलब बियॉन्ड 6 किलोमीटर जो होगा रूरल लैंड बोला जाएगा। एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज इट इज कॉल्ड द रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। मैं आखिरी बात लिखने के बाद छोटा सा लेक्चर दूंगा। आखिरी केस पहले मैं लिख लेता हूं, केस 4। पॉपुलेशन, हाँ सर हमें समझ में आ गया, मोर देन 10 लाख। एट किलोमीटर्स तक जो भी लैंड होगा दैट इज अर्बन लैंड, जो बाहर होगा रूरल लैंड। इट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल लैंड इज द कैपिटल एसेट बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट द कैपिटल एसेट। तो सर ये बाहर वालों को क्यों इंक्लूड किया गया? शहर की बाउंड्री तक खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाहर भी फैलता रहता है। अगर आप कोई किसी शहर में जाओ, दिल्ली में रहने वाले इस बात को नहीं समझ पाएंगे। यूपी में आप जाओ तो दो शहरों के बीच में गांव का एरिया होता है। जब दूसरा शहर आने वाला होता है तो शहर आने से पहले आपको आभास हो जाएगा कि अब शहर आने वाला है। फिर म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट आएगी और वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा, ये शहर आपका स्वागत करता है। आने से पहले, क्योंकि शहर एक्सपेंड करता है, शहर फैलता है, शहर का आभास शहर के आगे भी होता है। जितना बड़ा शहर होगा वो दूर तक फैल चुका होगा। भले ही म्यूनिसिपैलिटी के लिमिट में अभी उसको अंदर नहीं लिया गया है, लेकिन शहर की जो रहायशी एरिया होता है रेजिडेंशियल, वो काफी हद तक आगे बढ़ गया है। इसलिए उसको भी इस पर्पज से अर्बन लैंड माना जाएगा। तो ये मैंने डिफाइन किया कि अर्बन लैंड कौन सा होता है, विच इज नॉट ए अर्बन लैंड, दैट इज द रूरल लैंड। और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सर इस बात को एक्ट में लिखा हुआ दिखा दोगे? मैंने पढ़ा दिया बहुत है, लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 10,000 और मोर तो विद इन देखेंगे, 2 किलोमीटर तब देखेंगे जब मोर देन 10,000 होगा बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख होगा। हम 6 किलोमीटर कब देखेंगे? जब 1 लाख से ज्यादा होगा, 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। हम 8 किलोमीटर कब देखेंगे? जब 10 लाख को एक्सीड कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल लैंड। स्टॉक इन ट्रेड लॉजिकली बाहर निकाला गया। पर्सनल इफेक्ट्स, खरीदते समय पैसा कमाने की इंटेंशन ही नहीं होती है, डेप्रिशिएबल एसेट्स से, इसलिए बाहर निकाला गया। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गरीब किसान जब अपनी जमीन को बेचते हैं तो बेचारे मजबूरी के तहत बेच रहे हैं, उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़े, उनकी इनकम की डेफिनेशन में नहीं आ जाए, इसलिए बाहर निकाल दिया गया। और आखिरी चीज जो बाहर निकाली गई वो किसी एक बहुत बड़े पर्पज के लिए बाहर निकाली गई, और उस एसेट का नाम होता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under the gold monetization scheme 2015 notified by the central government। पहले एक बॉन्ड चलता था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इश्यूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। ये पुराना हो गया। जेटली साहब, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने इस स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस किया था डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द, लिखा एक्ट में ये भी है लेकिन इसका नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं चाहता हूं नॉलेज दो, तो मैंने पूरी कमेंट्री लिखी, आरबीआई की वेबसाइट पर जाके ये स्कीम होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि घरों के अंदर बहुत सारा गोल्ड है, अरुण जेटली साहब ने कहा बहुत सारा गोल्ड है।
उन्होंने एस्टिमेशन लगाया था 20,000 टन। इतना गोल्ड अभी भी इंडिया के घरों के अंदर कैद है और ये बाहर कभी ट्रेड होता ही नहीं है। और इंडिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ती चली जाती है तो गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, जिसकी वजह से हम पे बहुत प्रेशर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। तो जो गोल्ड हमारे घर के अंदर है, अगर वही ट्रेड होना शुरू हो जाए, उसी की साइकिल चलने लगे, द न्यू स्कीम वुड अलाउ द डिपॉजिटर्स ऑफ गोल्ड टू अर्न इंटरेस्ट इन देयर मेटल अकाउंट। अभी बताऊंगा डिटेल में, आखिरी टॉपिक टीच कर रहा हूं मैं आज की क्लास का ये आपके लिए। व्हाइल अनाउंसिंग सेवरल स्टेप्स फॉर मोनेटाइजिंग गोल्ड इन हिज बजट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टेटेड दैट स्टॉक ऑफ गोल्ड इन इंडिया वर एस्टिमेटेड टू बी over 10-20,000 ton, but mostly this gold was neither traded nor monetized। कभी ट्रेड ही नहीं होता है हमारे, हम सोने की चिड़िया कहते हैं, वो कहते हैं आज भी सोने की चिड़िया है, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन वो सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद है, बैंक के लॉकर्स में गोल्ड रखा हुआ है, बाहर आना चाहिए। तो सपोज करते हैं किसी के पास गोल्ड है, मैं कहता हूं इसका क्या बेनिफिट है, वो कहता है एक ही बेनिफिट है, मैंने इसको 40,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से लिया था, मुझे उम्मीद है कभी 60,000 पर 10 ग्राम हो जाएगा, तब तक मैं इसको संभाल के रखूंगा, तब बेच दूंगा। जनरली आदमी की यही इंटेंशन होती है। मैं उससे कहता हूं देखो भाई ऐसा है, उस टाइम तक तुम्हारे काफी नुकसान हो रहे हैं। वो कहता है क्यों? मैंने कहा पैसा तुमने कहीं और लगाया हो तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट भी मिलता, इस पैसे पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो है तुम्हारा, लेकिन इंटरेस्ट में नहीं मिल पा रहा है। बोला हाँ लॉस तो है, लेकिन जब रिटर्न मिलेगा तो बड़ा रिटर्न मिलेगा, इसलिए मैं गोल्ड में ही लगाना चाहता हूं। हाँ मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, ये पैसा मैंने एफडी वगैरह पे लगाया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता। हाँ एफडी मुझे ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे पाती लॉन्ग टर्म में, जो गोल्ड दे देगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट का लॉस तो मुझे हो ही रहा है। मैंने कहा एक लॉस तो मैं और भी हो रहा है। उसने कहा अब क्या लॉस हो रहा है? मैंने कि तुम घर में तो रखोगे नहीं इसके लिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की वजह से आप बैंक के लॉकर में रखोगे। बोले हाँ यार ये बात भी ठीक है, घर पे रखते हो डर लगता है चोरी डकैती का घर, तो मैंने जो बैंक लॉकर के पैसे देते हो कि तुम्हें उसका भी डर लगा रहता है। बोले हाँ उसका भी डर लगा रहता है। तो मैंने कहा एक स्कीम तुम्हें मैं बताता हूं, इस गोल्ड को सरकार को दे दो। जैसे कि तुमने सरकार से कहा कि हमने इतना गोल्ड हमारे पास है, 1 तोला, अगर आम बोलचाल में बोले 1 तोले का मतलब होता है 10 ग्राम, वो सपोज करते हैं आज 40,000 रुपए का है, तो सरकार को दे दो और सरकार ये मान लेगी कि तुमने इतना लोन हमें दे दिया, एक तरीके से डिपॉजिट कर दिया हमारे पास इतना पैसा अपना, और सरकार उस पर तुम्हें इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी। वो एक सर्टिफिकेट दे देगी जिसको बोलेंगे डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया उसके ऊपर। बोला हाँ ये बात तो ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा तुम्हें सोशल सिक्योरिटीज के लिए जो पैसा खर्च करते थे वो बच गया। गोल्ड को तुम्हें बैंक में रखना पड़ता था, अब सर्टिफिकेट को तुम्हें बैंक में भी नहीं रखना है, कहीं भी रख लो तुम जहां रखने का मन है। बोला बात तो ठीक कह रहे हो, बैंक का इस समय कम से कम मेरे ख्याल से 1,500 रुपए पर मंथ के आसपास जा रहा है, 1,000 रुपए पर मंथ के आसपास एक लॉकर बैंक में लेते हो। साल का 12,000 रुपए आदमी खर्च कर देता है लॉकर के ऊपर आज की डेट के अंदर, वो पैसा बचेगा। बोला बात तो ठीक है। और मैंने कहा कुछ टाइम के बाद सरकार रिडीम कर लेगी। सरकार रिडीम करते समय क्या करेगी? तुम्हारा गोल्ड तुम्हें वापस कर देगी, सर्टिफिकेट ले लेगी। उसने कहा सब कुछ सुनने में सही लग रहा है, बस एक कमी इसके अंदर है, अगर मुझे बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कैसे लेके आऊंगा? तो मैंने कहा जिस तरीके से गोल्ड को ट्रेड करते हो ये सर्टिफिकेट भी उस तरीके से ट्रेड होगा, ये गोल्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सरकार आरबीआई सिग्नेचर दे रही है कि ये कागज का टुकड़ा 1 तोला गोल्ड के बराबर है, 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है, ये सिग्नेचर है। अगर तुम्हें रिडम्पशन से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट है, बाजार में जाके बोलो मेरे पास खरा सोना है 24 कैरेट का, अगर उस समय रेट पहुंच चुका है 50,000 रुपए तोला, तो किसी भी आदमी को पेपर दो, वो तुम्हें 50,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ट्रेड करेगा जैसे गोल्ड की तरीके से ट्रेड करता है। कितनी खास बात है, सोचो। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको लॉकर का पैसा चोर डकैतों से आपको बचाव हो रहा है, और ट्रेड वैसे ही, और इसकी वैल्यू तो ज्यादा है। गोल्ड असली नकली पहचान करो, सरकार ने पहचान करने के बाद ही लिया है, उस पे लिख दिया 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो अब तो ये खरा सोना हो गया। रिडेम्पशन के टाइम पे जिस आदमी के पास भी सर्टिफिकेट होगा उसको आदमी 10 ग्राम गोल्ड देगी प्योर। आदमी को बातें समझ में नहीं आती हैं ये बातें, तो सरकार को और लालच देना पड़ा। सरकार को लालच बड़े देने पड़ते हैं तब छोटी बात आदमी को समझ में आती है। सरकार ने कहा हम इस सर्टिफिकेट को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल देते हैं।
अब आदमी एकदम से बोला सही बताओ, बोले हाँ, गोल्ड को गोल्ड के तरीके से बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, लेकिन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा लेते हो, इट इज नॉट द कैपिटल एसेट, अगर बेचते हो तो तुम्हारा कैपिटल गेन ही नहीं हुआ। तो सोचो सरकार कितना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा होगा, सरकार कितना बड़ा बेनिफिट आपको दे रही है। गोल्ड को एज ए गोल्ड ट्रांजैक्शन करोगे तो कैपिटल गेन होगा, बट इफ यू कन्वर्ट इन द स्टॉक इन डिपॉजिट सर्टिफिकेट यू विल गेट 3 बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट, यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। सेकेंड, जो सोशल सिक्योरिटी बैंक लोन पे पैसा खर्च करते हो वो बच जाएगा। और तीसरा, you can trade it like you are trading a gold, और उस समय it will not be treated as the capital asset under section 2 clause 14 and you are not liable to pay tax on the capital gain। वो capital gain माना ही नहीं जाएगा। समझ में आया? तो मैंने सब कुछ लिखा है, वो पढ़वा देता हूं क्लास ओवर करने से पहले। द न्यू क्या लिखा हो, मिस्टर जेटली प्रपोज ए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड को मनी में कन्वर्ट करो, विच वुड रिप्लेस द प्रिस्क्राइब्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। व्हाट इज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? आरबीआई की वेबसाइट से मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। इट इज ए स्कीम दैट फैसिलिटेट्स द डिपॉजिटर्स ऑफ गोल्ड टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर मेटल अकाउंट। वंस द गोल्ड इज डिपॉजिटेड इन मेटल अकाउंट इट विल स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द सेम। हाउ इट जनरली वर्क्स? when a customer brings a gold to the customer counter of the specified agency or bank, जिस बैंक को भी ऑथराइज किया गया होगा, the purity of the gold is determined and exact quantity of gold is credited in the metal account। कितना गोल्ड एग्जैक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कस्टमर में बी आस्क्ड फॉर कंप्लीट केवाईसी, उससे केवाईसी पूछा जाएगा। द डिपॉजिटेड गोल्ड विल बी lent by bank to the jewelers at the interest rate little higher than the interest paid to the customer। सर सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार अब इंपोर्ट नहीं करेगी, जो आपसे गोल्ड सरकार लेगी वो आगे ज्वेलर्स को दे देगी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ट्रेड होने लगा, सरकार ने आपसे लेके आपको इंटरेस्ट दिया, सरकार ने उस गोल्ड को क्या किया, ज्वेलर्स को आगे दे दिया। अब ज्वेलर्स आगे बेच रहे हैं, ज्वेलर्स सरकार को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट सरकार की इनकम हो रही है, बाकी इंटरेस्ट वो आपको आगे पास कर रहे हैं। सोचो घर का घर में गोल्ड और ट्रेडिंग शुरू हो गई गोल्ड की, कितना बेनिफिट हुआ। हाउ इज द इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड? Both principal and interest to be paid to the depositors of gold will be valued in the gold। मतलब अगर 10 ग्राम गोल्ड है तो ऐसा नहीं है कि उसके पैसे के बराबर मिलेगा, हम गोल्ड का 1% इंटरेस्ट देंगे, सरकार इस तरीके से बोल सकती है। तो मतलब जब रिडेम्पशन होगा तो ज्यादा गोल्ड आपको मिल जाएगा, वो इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में आपके लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कस्टमर डिपॉजिट्स 100 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड द गेट्स 1% इंटरेस्ट, then on maturity he has a कल फोन करेंगे आज तो टाइम। हाँ तो कल हम बात करेंगे। हमको भी फोन किया था जितेंद्र को, हम करो संडे को अपना क्लास करते हैं उनको। सुने ना, और उससे हम भी बोलते हैं कि वो हमको भी चाहिए जी। तो 100 ग्राम अगर वो गोल्ड लेके आया, उसने बैंक को दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, तो ये मत समझना उसकी वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड की वैल्यू तो घटती बढ़ती रहेगी। 100 ग्राम का 1%, 1 ग्राम निकल के आ गया तो मैच्योरिटी पर उसको 101 ग्राम गोल्ड दे दिया जाएगा। क्या समझ में आ गया जो मैंने कहा? व्हाट इज द टेन्योर? कितने टाइम में मैच्योरिटी होगी? द टेन्योर ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट इज लाइकली टू बी फॉर ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर। The minimum quantity of deposit is packed at 30 grams to encourage even small deposits. The gold can be in any form, bullion or the jewelry। 30 ग्राम और कम से कम 1 साल के लिए आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, 1 साल के लिए। How the redemption takes place? Customer will have the choice to take cash or gold on redemption। आप 101 ग्राम के बराबर उस समय जो वैल्यू चल रही है उसके बराबर कैश ले लो या 101 ग्राम गोल्ड ले लो, वो आपकी चॉइस होगी। बट द प्रेफरेंस हैज टू बी स्टेटेड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। उस समय आपका 101 ग्राम गोल्ड हो चुका होगा, 100 ग्राम आपने दिया था और 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट माना है, तो आप डिपॉजिट करते समय बताओगे उस समय हम गोल्ड लेंगे या कैश लेंगे, ये सरकार को भी अरेंज करना पड़ेगा। कितनी शानदार स्कीम है, आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, यू कन्विंस योर फैमिली मेंबर्स टू कन्वर्ट द गोल्ड इन द गोल्ड सर्टिफिकेट। हाँ, बस जो आभूषण होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे, उनमें से प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकाला जाएगा, तो वो आपके आभूषण जो ज्वेलरी होगी, नेकलेसेस वगैरह होंगे, अब वो एक तरीके से गोल्ड के बिस्किट या कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो सकता है।
तो उस केस में तो प्योरिटी चेक करेंगे, उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती होंगी, मिक्स होती होगी, तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक की जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पुराने जमाने से चली आ रही हैं, उनसे तो हमारे इमोशंस जुड़े होती हैं। जिनसे इमोशंस जुड़े नहीं हैं, जिनको हमने इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से लिया है, उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं कमा रहे हो, बैंक के लॉकर का पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो। और जब भी बेचना होगा तो जैसे गोल्ड बिकता है वैसे ही बिकेगा। गोल्ड को बेचने से कैपिटल गेन होगा, और गोल्ड की तरीके से नहीं बेचोगे, सर्टिफिकेट को बेचोगे, नॉट ए कैपिटल एसेट, आपको कैपिटल गेन पर टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए, सरकार ने कहा अभी भी खुश नहीं हो और खुश करें, सरकार ने कहा इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 40। हालांकि ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है। कैपिटल गेन का पार्ट ये है, दिस इज नॉट द कैपिटल एसेट, जो बिजनेस से कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नॉलेज के लिए है। 10-15 में साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर सोर्सेस की इनकम बनेगी, इस इंटरेस्ट पे भी हम टैक्स नहीं लेंगे। चलो ये भी आपके लिए बेनिफिट दिया। केवल 4 चीजें कैपिटल एसेट्स नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एंड गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। इन 4 को छोड़कर दुनिया की हर चीज कैपिटल एसेट है। एक तरीके का स्टॉक भी है अगर एफआईआई के पास है। कुछ पर्सनल इफेक्ट्स भी हैं 6, उसमें ज्वेलरी आ गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आ गया, पेंटिंग्स आ गया, स्कल्पचर्स आ गया, ड्राइंग्स आ गई, एनी वर्क्स ऑफ आर्ट आ गया। 2 चीजें, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर का मतलब आज की क्लास के लिए बेचना मान लेते हैं। तो अगर कैपिटल एसेट को बेचते हो तो कैपिटल गेन होगा, और किस ईयर में होगा, द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, वेदर द ट्रांसफरर रिसीव्ड द कंसिडरेशन और ही डिड नॉट रिसीव द कंसिडरेशन। जिस ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा उस ईयर में कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। कैपिटल गेन जितना डीप में जाने का मन है, चलो मेरे साथ, एक लंबी जर्नी पे आपको ले चलूंगा, और पीजीबीपी कैपिटल गेन अकेले आपको 40 से 50 नंबर दिलवाएंगे, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। अकेले 40 से 50 जितने भी असेसमेंट करोगे वो इन 2 चैप्टर के बिना आप कर ही नहीं पाओगे।